हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैंपियंस ऑफ जीए यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज कक्षा 12वीं अध्याय 1 ठोस प्रावस्था यानी कि सॉलिड स्टेट का भाग 4 पार्ट नंबर 4 में आपके लिए लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने ऑलरेडी भाग 1, 2 और 3 अपलोड कर दिए, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पर जाकर के आप वो सारे पार्ट 3 देख सकते हैं। अब आज का जो पार्ट है पार्ट नंबर 4, इसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अध्याय 1 से बन सकते हैं वो कवर किए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको रट्टा नहीं है। अगर आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं तो अगर आपको टॉपिक समझ में आ गए हैं तो आप सारे ऑब्जेक्टिव जो बना सकते हैं। तो अध्याय 1 से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सारे टॉपिक को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इन ऑब्जेक्टिव को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत हम सबसे पहले आज रिक्त स्थानों की बात करेंगे, उसके बाद हम सही जोड़ी, उसके बाद एक शब्द में उत्तर दीजिए, उसके बाद हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और जितना हो सके इस वीडियो को कक्षा 12वीं के जो विद्यार्थी हैं जिनका साइंस सब्जेक्ट है उन ग्रुप में और उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है रिक्त स्थान का, फिल इन द ब्लैंक्स का। एक द्रव जो स्थायी रूप से अतिशीतलित होता है प्रायः क्या कहलाता है? तो ये मैंने आपको टॉपिक में भी समझाया था कि एक ऐसा द्रव जो स्थायी रूप से अतिशीतलित होता है प्रायः क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं कांच। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा है एक क्रिस्टल का सूक्ष्मतम भाग जिसमें त्रिविम जालक की विशिष्ट संरचना होती है को हम क्या कहते हैं? तो ये भी मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी क्रिस्टल का छोटा से छोटा भाग जो है वो इकाई सेल, जिसको हम हिंदी में एकक सेल या एकक कोष्टिका या यूनिट सेल के भी नाम से जानते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल का छोटा भाग जो उस क्रिस्टल की समस्त गुणों को प्रदर्शित करता है उसको हम बोलते हैं इकाई सेल या फिर यूनिट सेल। तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न हमारा रिक्त स्थान का NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। NaCl संरचना में प्रत्येक सोडियम आयन जो है वो 6 निकटवर्ती पड़ोसी क्लोराइड आयनों से और 6 यहाँ पर भी 6 आएगा, 6 सोडियम आयन निकट के जो है क्लोराइड आयनों से घिरे हुए होते हैं। कहने का मतलब ये है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन बताया था समन्वय संख्या का, उसमें मैंने बताया था NaCl की समन्वय संख्या होती है 6:6। ठीक है, यानी कि 6 सोडियम आयन जो है वो 6 क्लोराइड आयनों से घिरे हुए होते हैं। तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है कि 6 सोडियम के जो धनायन हैं वो कितने क्लोराइड के ऋणायनों से घिरे हुए होते हैं। चूँकि इसकी समन्वय संख्या जो होती है वो होती है 6:6। तो 6 सोडियम आयन जो है वो निकटवर्ती क्लोराइड आयनों के 6 से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा इसमें, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि NaCl की समन्वय संख्या भी 6:6 होती है और उसमें 6 क्लोराइड आयन जो 6 सोडियम आयन को घेरेंगे, इसलिए यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, चौथा रिक्त स्थान है हमारा समान क्रिस्टलीय रूप में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिकों को हम क्या कहते हैं? तो समान क्रिस्टलीय रूप में जो रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं, ऐसे यौगिक जिनका समान क्रिस्टलीय रूप होता है उसको हम बोलते हैं सम आकारिकता वाले क्रिस्टलीय यौगिक। पांचवा विकल्प है आपका एक पदार्थ के एक से अधिक क्रिस्टलीय रूपों में प्राप्त होना क्या कहलाता है? यानी कि अगर कोई एक पदार्थ है वो एक से अधिक रूपों में पाया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बहुआकारिकता। छठा हमारा रिक्त स्थान है 3 घनी जालक के किस जालक में रिक्त स्थानों की पर्याप्तता होती है? तो 3 प्रकार के जो घनी जालक मैंने बताए थे, सबसे पहले सरल घनी जालक, फिर बताया था मैंने फलक केंद्रीय घनी जालक और लास्ट में मैंने बताया था अंतः केंद्रीय घनी जालक। तो तीनों प्रकार के घनी जालक के किस जालक में रिक्त स्थानों की पर्याप्तता ज़्यादा होती है? तो जो साधारण घनी जालक होता है ये इस प्रकार का होता है घन, जिसमें इकाई कण जो है सिर्फ कोनों पर ही स्थित होते हैं। ठीक है, ये जो होता है अवयवी कण इकाई कोशिका के कोनों पर स्थित होता है, इसको हम बोलते हैं सरल घनी जालक। ठीक है, तो इसमें रिक्त स्थानों की काफ़ी पर्याप्तता होती है। सातवां रिक्त स्थान है आपका क्रिस्टल जालक में प्रत्येक परमाणु के निकटतम पड़ोसियों को हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको एक समन्वय संख्या की डेफिनेशन पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने बताया था कि जब भी निकटतम पड़ोसी नाम का अगर शब्द आ जाए किसी भी क्रिस्टल में तो इसका आंसर होता है समन्वय संख्या। ठीक है, यानी कि समन्वय संख्या की परिभाषा यही है कि जब कोई आयन विपरीत आयनों से घिरा हुआ होता है तो उस संख्या को हम बोलते हैं समन्वय संख्या। ठीक है, जैसा कि NaCl सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या मैंने आपको बताया था 6:6। तो इसमें क्या होता है कि 6 सोडियम आयन जो होते हैं वो 6 क्लोराइड ऋण आयनों से आपस में घिरे हुए होते हैं। आठवां प्रश्न है आपका अर्धचालक में अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि मिलाने पर यह अर्धचालक किस प्रकार के कहलाते हैं?
तो इसको हम बोलते हैं n प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, तो अगर अधिक संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि अगर मिला देंगे हम अर्धचालक में तो इस प्रकार की अर्धचालकता कहलाती है n प्रकार के अर्धचालक। 9th नंबर का रिक्त स्थान है ऑब्जेक्टिव आपका फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल में, जिसको हम FCC भी बोलते हैं। ठीक है, फेस सेंटर सेल, फलक केंद्रीय। मैं इसको आपको डायग्राम से बताता हूँ कैसा होता है फलक केंद्रीय। ये एक सिंपल, सबसे पहले हम घन बना देंगे। ठीक है, सिंपल घन बनाने के बाद में जो अवयवी कण है वो कोनों पर तो स्थित होते ही होते हैं, लेकिन कोनों के अलावा अवयवी कण जो है वो फलक पर भी होते हैं। तो कुल मिला के एक घन में 6 फलक होती है, तो ये 6 अवयवी कण 6 फलक पर स्थित होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फलक केंद्रीय घनीय सेल। तो प्रश्न आपसे यहाँ पर ये पूछा है फलक केंद्रीय घनीय एकक सेल जो होता है में संकुलन कैसा होता है, तो इस संकुलन को हम बोलते हैं घनीय निवड़ संकुलन। ठीक है, सो यहाँ पर ये वाला आंसर आएगा। 10वां रिक्त स्थान है हमारा नियमित व क्रमिक रचक घटकों में व्यवस्था वाले ठोस क्या कहलाते हैं। तो मैंने जब क्रिस्टल की परिभाषा आपको पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि नियमित व क्रमिक रचना वाले जितने भी यौगिक होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, यानी कि इनमें अवयवी कण जो होते हैं अणु परमाणु और आयन उनमें एक व्यवस्थित प्रकार का क्रम होता है। 11वां बहुविकल्पी प्रश्न है आपका चालक पदार्थ में विद्युत चालकता की कोटि क्या होती है। तो विद्युत चालकता की जो कोटि होती है चालक पदार्थों में वो होती है 10⁻7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये याद रखिएगा आप। 12वां रिक्त स्थान है आपका धातु अधिक दोष रिक्त स्थान दोष दर्शाने वाले क्रिस्टलियों में पाया जाता है। तो धातु अधिक दोष जो होता है ये किस प्रकार के दोष में ये क्रिस्टलों में पाया जाता है। तो धातु अधिक दोष जो एक षटकी दोष दर्शाने वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 12 रिक्त स्थान थे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर आपने टॉपिक पढ़े हैं तो। लगभग 1 या 2 रिक्त स्थान जो परीक्षा में इनमें से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, और भी हम डिस्कस करते हैं आगे। अब हम सही जोड़ी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं, तो आप मैच द कॉलम है यानी कि सही जोड़ी को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एग्जाम में आती है 5 अंक में। तो पहली सही जोड़ी देखते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ आयनिक, आणविक, सहसंयोजी और धात्विक। तो मैंने आपको क्रिस्टल के प्रकार पढ़ाए थे, 4 प्रकार के कुल मिला के क्रिस्टल मैंने पढ़ाए थे आपको। आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल और एक धात्विक क्रिस्टल, और इनके उदाहरण भी मैंने आपको समझाए थे। तो ये उसी टेबल से ये सही जोड़ी यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से समझाना है। तो क्या करना है आपको कि आयनिक, यहाँ पर एक क्रिस्टल का उदाहरण दे रखा है और यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, 4 आपको यहाँ पर अलग अलग उदाहरण दे रखे। तो आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण इनमें से कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि जिसमें आयन होते हैं उसको हम बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल। तो ये नाइटर दे रखा है, तो आयनिक क्रिस्टल का आंसर यहाँ पर नाइटर होगा। आणविक क्रिस्टल में जो रचक कण होते हैं वो अणु होते हैं, तो ये शुष्क बर्फ है आणविक क्रिस्टल का उदाहरण। और सहसंयोजक में रचक कण जो होते हैं वो होते हैं परमाणु, तो ये सहसंयोजक का उदाहरण यहाँ पे ग्रेफाइट आएगा। और धात्विक क्रिस्टल में धातु पीतल, जिसको हम कॉपर के नाम से भी जानते हैं, इसमें कॉपर और एक जिंक होता है पीतल में। पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है जिसके अंदर कॉपर यानी कि तांबा और जिंक मिला हुआ होता है, जिससे बनती पीतल। तो पीतल उदाहरण है धात्विक क्रिस्टल का। तो समझ में आया आपको इस सही जोड़ी को। अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आप सही जोड़ी आसानी से परीक्षा में बना सकते हैं। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ मैं। धात्विक का उदाहरण है आपका यहाँ पर पीतल। ठीक है, सहसंयोजक का आपका यहाँ पे उदाहरण है ग्रेफाइट, आणविक का है शुष्क बर्फ और आयनिक का है यहाँ पर नाइटर। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप PDF फाइल भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @championsofge, वहाँ पर जाकर के आप PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। एक और सही जोड़ी हम देखते हैं। यहाँ पर चतुष्कोणी, विषम लंबाक्ष, एकांताक्ष, त्रिनताक्ष दे रखा है। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था क्रिस्टल तंत्र। तो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं, उसमें से यहाँ पर 4 दे रखे हैं और उनमें एंगल आपको मैंने अच्छे से समझाया था। अगर आपने एंगल थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आप इस सही जोड़ी को बना सकते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं हम सबसे पहले चतुष्कोणी। तो चतुष्कोणी में मैंने आपको बताया था, आप टेबल देखिएगा वहाँ पर उसके पुराने वीडियो में। अगर आपको पुराने वीडियो नहीं मिल रहे तो आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में भी जाकर के उनको देख सकते हैं। तो इसमें एंगल जो होते हैं वो अल्फ़ा बराबर होता है बी के, और ये जो बी है बराबर नहीं होता है सी के, और अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा और 90 डिग्री, यानी कि इन तीनों में 90 डिग्री का एंगल तो बराबर बराबर होता है। लेकिन अल्फ़ा, बीटा और गामा, इसमें से अल्फ़ा और बीटा ये जो अक्ष हैं आपस में बराबर होते हैं, और ये जो अल्फ़ा बीटा और ये गामा है, गामा मान लो या इसको फिर आप सी मान लो, इसको ABC भी मान सकते हो आप, एक ही बात है। तो इसको ए ही मान लेना आप। ठीक है, तो AB ये 2 अक्ष जो है समान होते हैं, और जो तीसरा जो अक्ष है आपस में B के बराबर नहीं होता है। तो ये ए वाला यहाँ पर
ए का आंसर होगा बी वाला। सेकंड है विषम लंबाक्ष। तो विषम लंबाक्ष में कोण की स्थिति क्या होती है, अल्फा बीटा और गामा तीनों में 90 डिग्री का एंगल होता है और यहाँ पर ए बी और सी तीनों अक्ष जो है वो आपस में समान नहीं होते हैं। ठीक है, आप उस टेबल में जरा अच्छे से इसको देख लीजिएगा। एकांताक्ष में क्या होता है, इसका आंसर होगा ये डी वाला। इसमें ए बी और सी तीनों ही भुजाएं जो आपस में बराबर नहीं होती हैं और अल्फा बीटा जितने भी होते हैं इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। और ये लास्ट वाला है जो यहाँ पे डी वाला, इसका आंसर होगा सी वाला। इसमें भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है और इनमें नई 90 डिग्री का एंगल तीनों अक्ष को बीच में होता है। अगला है सही जोड़ी नंबर हमारी 3 है। इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपको यहाँ पर और ये जो क्रिस्टल तंत्र मैंने पढ़ाए थे वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो CuSO4.5H2 जिसको हम कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, ये त्रिनाताक्ष का उदाहरण है। Na2SO4.10H2O ये एकांताक्ष का उदाहरण है। हीरा और ग्रेफाइट दे रखा है यहाँ पे। तो हीरा जो है उदाहरण ये घनीक का है, ठीक है, और ग्रेफाइट जो उदाहरण है ये है षटकोणी का। तो ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण मैच द कॉलम है ये। और देखते हैं हम आगे, ये कुछ अक्ष से रिलेटेड यहाँ पे दे रखा है। एक घन अगर हम जब बनाते हैं तो उसमें किस तरीके की अक्षीय व्यवस्था होती है। तो x अगर कोने पर हो और y वाले जो कण हैं वो फलक पर हो तब क्या बनेगा। तब x अगर कोने पर है और y अगर फलक पर है तो यहाँ पर ये C वाली संरचना बनती है XY3 प्रकार का, ठीक है। और x कोनों तथा फलक केंद्र पर हो और y सभी चतुष्फल की रिक्तियों के ऊपर अगर हो तब कौन सी संरचना बनेगी। तब इसमें ये वाला बनेगा, इसका आंसर बी वाला XY2 प्रकार का। सी वाला है x अगर कोनों पर हो और y अगर प्रत्येक काय विकर्ण पर हो। विकर्ण का मतलब होता है जो घन होता है उसमें एक कोने से दूसरे कोने तक की लंबाई। तो इसमें ये डी वाला XY4 प्रकार का बनेगा, ये याद रखिएगा आप। और डी वाला जो है x कोनों तथा फलक के केंद्र पर हो और y जो है किनारे केंद्र तथा काय केंद्र पर मतलब उसके केंद्र पर हो, बॉडी के अंदर हो, BCC बॉडी सेंटर पर अगर हो तब कौन सी संरचना बनती, तब बनेगी x और y प्रकार की। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। अगली मैच द कॉलम सही जोड़ी अगर हम देखें तो इसमें भी आपको फेराइट, रोशेल, लवण, नाइट्रिक ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड दे रखा और मैंने आपको एक परिभाषाएं पढ़ी थी अनुचुंबकी, फेरोचुंबकी, उन सभी की। तो इसमें ये उदाहरण दे रखा है। तो फेराइट जो है ये उदाहरण है फेरी चुंबकी का, ठीक है। और ये रोशेल लवण जो दे रखा है प्रति फेरोचुंबकी का उदाहरण है। और सी वाला जो है ये नाइट्रिक ऑक्साइड ये अनुचुंबकी का उदाहरण है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड जो ये फेरोचुंबकी का उदाहरण है। अगला है, इसमें भी 2 कॉलम दे रखे हैं ए और बी। इसमें समन्वय अंक जो है ये ई वाला है। मैंने आपको परिभाषा पढ़ी थी कि रचक घटक के संपर्क में रचक घटकों की संख्या, संपर्क में मतलब वही पड़ोसियों की संख्या, निकटवर्ती कणों की संख्या, ठीक है। एकक सेल इसमें आएगा सी वाला। क्रिस्टल जालक की ज्यामिति दर्शाने वाला सूक्ष्मतम जालक समूह, यानी कि किसी भी क्रिस्टल की छोटी से छोटी संरचना या रचक इकाई जो उसके समस्त गुणों को प्रदर्शित करती है एकक सेल कहलाती है। सी वाला जो है चालक, इसका आंसर होगा यहाँ पे ये सर्वाधिक विद्युत प्रवाहक जो होता है उसको हम चालक बोलते हैं। काय केंद्रित घनी एकक सेल जिसको हम BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर सेल, इसका आंसर है ये बी वाला। सरल घन के केंद्र में भी रचक घटक, मतलब घन के केंद्र पर भी होगा यहाँ पे। इस प्रकार का अगर घन है तो उसके बिल्कुल मध्य में भी घन के मध्य में एक अवयवी कण पाया जाता है। आयोडीन ये उदाहरण है आणविक क्रिस्टल का। अगला मैच द कॉलम है, यहाँ पर आपको कुछ दे रखे हैं ठोस, कुचालक, क्रिस्टल, वर्गाकार, द्विमीय संकुलन और त्रिज्या अनुपात। तो टॉपिक में मैंने आपको सब अच्छे से पढ़ा। अगर आपने टॉपिक ढंग से पढ़े होंगे तो आप सभी आंसर्स बना सकते हैं। तो ठोस ये निश्चित आकार व निश्चित आयतन होता है, इसका ये विशेषता है इसकी। कुचालक आपको पता है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। और ये जो सी वाला है क्रिस्टल, ये नियमित व क्रमिक रचना वाली व्यवस्था वाली जो संरचना होती है उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। डी वाला जो है वर्गाकार, द्विमीय संकुलन, इनकी समन्वय संख्या 4 होती है। और त्रिज्या अनुपात 0.225 जो होता है ये होता है सम चतुष्फल की रिक्ति, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक में मैंने आपको समझा है। आप टॉपिक अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप बना सकते हो। और सही जोड़ी की ये विशेषता होती है कि अगर आपको 5 में से 2 या 3 भी अगर आपको आंसर आते हैं तो आप 2 जो है वो ऑटोमेटिक बना सकते हैं, ठीक है। 8वां एक और देख लेते हैं हम। इसमें निम्न वाष्पन ऊष्मा दे रखा है। तो ये आणविक ठोस की जो वाष्पन ऊष्मा होती है वो निम्न होती है। इसके अलावा सोडियम जो है ये धात्विक क्रिस्टल का उदाहरण है। लोहा जो दे रखा है ये लोह चुंबकी में ही आएगा। और डी वाला दे रखा है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो ये अनुचुंबकी पदार्थ जो होते हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित का मतलब होता है किसी भी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम अयुग्मित बोलते हैं। और अगर 2 है, एक ऊपर और एक नीचे, तो इसको हम बोलते हैं युग्मित।
और ये ई वाला दे रखा है Fe आयरन वाला, ये आंसर होगा अरस समीकरण दोष। तो ये भी आप अच्छे से सही जोड़ी याद रखिएगा। एक और देखते हैं हम इसमें 9th नंबर वाली, धातु, सिलिकॉन, हीरा, सोडियम क्लोराइड और कांच, ये सारे इसमें यहाँ पे आपको उदाहरण दे रखे हैं। तो धातु जो है ये चालक का उदाहरण है, सिलिकॉन जो दे रखा है ये अर्धचालक का उदाहरण है, हीरा जो दे रखा है आपको ये कुचालक का उदाहरण है, सोडियम क्लोराइड जो दे रखा है ये क्रिस्टलीय ठोस का है, और कांच जो है ये एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ये मैंने यहाँ पर आज आपके सामने डिस्कस किए हैं, मेज द कॉलम। अब हम फटाफट एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये वाले ऑब्जेक्टिव भी फटाफट पढ़ लेते हैं। रचक घटक की नियंत्रित व क्रमिक व्यवस्था वाला ठोस क्या कहलाता है? ठीक है, रचक घटक की नियमित व क्रमिक व्यवस्था वाला ठोस, मैंने बताया था नियमित क्रम वाली संरचना को हम क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, आसान है ये। घन के कोनों व फलक के केंद्र पर रचक घटक रखने वाला एकक सेल क्या कहलाता है? देखो, सबसे पहले अगर आपको नहीं आता है तो आप घन बना लीजिएगा, ये घन बना दिया मैंने। इसने बोला है घन के कोनों, तो पहले घन के जितने भी कोने हैं वहाँ पर आप एक कण बना दो, और अब वो क्या बोल रहा है फलक पर भी बनाना है, तो ये फलक पर भी बना दिया। तो घन के कोनों पर भी अगर अवयवी कण होते हैं और फलक पर भी होते हैं तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं फलक केंद्रीय घनी सेल, FCC। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करने वाला ठोस क्या कहलाता है? इसको हम कुचालक बोलते हैं। अगला है एक तल में एक रचक घटक को 6 रचक घटक अगर के स्पर्श से बना संकुल क्या कहलाता है? तो ये मैंने बताया था आपको, एक चतुष्फलकी और एक षटभुजी। तो 6 घटक वाला बताया था, वो क्या कहलाएगा? षटभुजी निवड संकुलन। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। किसी ताप पर विशुद्ध पूर्ण रूप से क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है, तो किस ताप पर होती है? तो ये होती है परम शून्य ताप पर। अगला है किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या कहलाता है? तो मैंने बताया था ये त्रिज्याएं होती है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या अनुपात। धनायन का स्थान रिक्त होने पर कौन सी त्रुटि उत्पन्न होती है? मैंने पहले पार्ट में आपको समझाया, फ्रेंकल त्रुटि होती है। जबकि धनायन और ऋणायन अगर दोनों उपस्थित नहीं हो और क्रिस्टल जालक के बाहर चला जाए तो वहाँ पर शॉर्टकी त्रुटि उत्पन्न होती है। यूनिट सेल के घनत्व का सूत्र मैंने बताया था आपको, ये रहा Z/m/a³/n0, ये इकाई सेल के घनत्व का सूत्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। फ्रेंकल और शॉर्टकी त्रुटियों को संयुक्त रूप से कौन सी त्रुटि कहते हैं? इसको हम बोलते हैं आंतरिक त्रुटि। आयनिक त्रिज्याओं के मान किस क्वांटम संख्या मान में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं? तो ये मुख्य क्वांटम संख्याओं में इनके मान बढ़ते हैं। शॉर्टकी त्रुटि में आयनों का एक एक स्थान रिक्त रहता है, कौन कौन से आयन का? एक धनायन का और एक ऋणायन का। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 11 बहुविकल्पी प्रश्न, एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। तो इस पार्ट में मैंने सारे बहुविकल्पी मतलब ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो है डिस्कस किए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड किए, उन पार्ट में मैंने आपको डिटेल में समझाया है पूरा चैप्टर ठोस अवस्था का। उन पार्ट को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ऑब्जेक्टिव सारे बना सकते हैं। तो ये हमारा चौथा वीडियो था। अब एक अंतिम वीडियो में ठोस प्रावस्था यानी कि अध्याय 1 का लेकर के आऊँगा। उसमें पूरे चैप्टर को मैं अच्छे से आपको बता दूंगा, उसका सारांश वगैरह आपको मैं समझा दूंगा, सारे क्वेश्चंस एक बार समझा दूंगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी समझा दूंगा। तो वो क्लास हमारी लगभग 30 से 35 मिनट की होगी। वो लास्ट क्लास है हमारी पार्ट नंबर 5, तो उसको मैं अच्छे से आपको एक बार और इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको हमारी PDF फाइल जो है पूरे चैप्टर की मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे यहाँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर दे दूँगा, वहाँ पर आप कॉल करके भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अध्याय 2 विलियन के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर।